नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं और इसीलिए उनकी मेमोरी में कोई भी चीज़ जब वो पढ़ते हैं तो लॉन्ग टाइम तक नहीं बनी रहती है और एग्जाम में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब चीज़ें एक साथ कराई जाती हैं। हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक इसी तरीके से पढ़ते आए हुए हैं, हर चैप्टर के बाद उसके एमसीक्यूज और वन लाइनर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग भाग 6 पढ़ रहे थे और भाग 6 में हम लोग अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल पढ़ रहे थे और विधानमंडल में हम लोग मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार तक पढ़ चुके थे, मतलब अनुच्छेद 177 तक पढ़ चुके थे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो जाके जरूर पढ़िएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। भाग 5 और भाग 6 को कैसे लिंक करके पढ़ाया गया है, कैसे अनुच्छेदों को याद करके पढ़ाया गया है, कैसे कितने का अंतर आ रहा है हर एक अनुच्छेदों में, 89 का अंतर आ रहा है प्रत्येक, क्योंकि वहां भी भाग 5 में भी एक ही क्रम से हैं और भाग 6 में भी एक ही क्रम से हैं। तो अंतर हमको एक अंतर पता चल जाएगा कितने का अंतर है। अगर अनुच्छेद 89 का अंतर है तो लगातार कुछ अनुच्छेदों में 89 का अंतर चला आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, तो जाके जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर इसके बाद विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, वेतन भत्ते, पदरिक्त, अनुपस्थिति, ये सब चीजें पढ़ेंगे अभी। ठीक है, मतलब आज हम लोगों का राज्य का विधानमंडल पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है उसको चयन कौन करता है? उसका चयन विधानसभा ही करती है। विधानसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनमें से विधानसभा एक को यथाशीघ्र अध्यक्ष के रूप में चुनती है और एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। कहने का मतलब यहां पर यह है दोस्तों कि विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वही होगा जो विधानसभा का सदस्य होगा या लोकसभा में लोकसभा का सदस्य होगा। जैसे हम लोग मंत्रियों के बारे में पढ़ते हैं, मंत्री उसको बनाया जा सकता है जो सदस्य ना हो। कोई भी व्यक्ति मंत्री अधिकतम 6 महीने तक बन सकता है, 6 महीने के बाद उसको सदस्यता चाहे विधानसभा की चाहे लोकसभा की ग्रहण करनी पड़ेगी। लेकिन वहां पर यह चीज बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति हो अगर वो सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है। लेकिन यहां पर यह चीज ध्यान देनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति या उपसभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति, क्योंकि राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है पदेन, तो यहां पर यह ध्यान देना है। तो उपराष्ट्रपति को छोड़ के ये जितने भी नाम लिए हैं ये वही हो सकते हैं जो उस समय उस सदन के सदस्य हों दोस्तों। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं कि अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का भी यदि पद रिक्त हो जाता है तो विधानसभा फिर अपने अन्य सदस्यों में से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। मतलब पहले विधानसभा अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है, फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का यदि पद रिक्त हो जाता है तो विधानसभा अन्य सदस्यों को स्थिति के अनुसार जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना एक अलग बात है, पद त्याग होना एक अलग चीज है और पद से हटाया जाना तीनों अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग होना और पद से हटाए जाने के संदर्भ में क्या प्रावधान है। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है मतलब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वही हो सकता है जो उस समय सदन का सदस्य होता है। ठीक है, ये ध्यान देना, जो उस समय सदन का सदस्य होता है वही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, और अगर विधानसभा की सदस्यता उसकी खत्म हो जाती है तो वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रह सकता। ये हो गया पहली चीज, पद रिक्त होना। दूसरा, पद त्याग होना, मतलब वो खुद से पद त्याग कर रहा है। तो इस संबंध में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहली हो गई पद रिक्त होना, मतलब अगर उसका विधानसभा से सदस्यता खत्म हो जाती है। दूसरा हो गया वो खुद से त्याग पत्र देना चाह रहा हो। तीसरा हो गया उसको पद से हटाया जा रहा हो, मतलब पद से हटाए जाने के संदर्भ में। तो पद से कौन हटाता है उसको? पद से
विधानसभा हटाती है अगर वो विधानसभा का सदस्य है, और अगर विधान परिषद हटाएगी जब वो विधान परिषद का सदस्य होगा या विधान परिषद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, तत्कालीन उस समय जितने भी सदस्य होंगे, तत्कालीन सदस्य का मतलब मान लीजिए विधानसभा में 403 सीटें हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मान लीजिए 403 सीटें हैं, अधिकतम किसी भी विधानसभा में 500 सीटें हो सकती हैं। 403 सीटें हैं, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत, यहां उपस्थित नहीं कह रहा है। उपस्थित और तत्कालीन में अंतर है दोस्तों। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य अलग होते हैं और तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत अलग होता है। तत्कालीन का मतलब जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सीटें हैं उस समय, उसका लिया जाएगा। मान लीजिए यहां पर कोई एक सदस्य था 403 में जिसने अपना पद छोड़ दिया। ठीक है, जिसने अपना पद छोड़ दिया, अब मान लीजिए 402 हो जाते हैं, तो ये 402 माना जाएगा। ठीक है, मतलब जितने उस समय सदन के सदस्य होंगे उनका माना जाता है। तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब यहां पर ये हो गया पद रिक्त होना, पद त्याग कर देना या पद से हटाया जाना, 3 स्थितियां हो गई। अब मान लीजिए अध्यक्ष का पद रिक्त है, अध्यक्ष का पद रिक्त है मतलब अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो पद रिक्त हो जाएगा। तो उस संदर्भ में उपाध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। मतलब अगर अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है पद रिक्त के कारण, तो अध्यक्ष के पद पर उपाध्यक्ष बैठ जाता है। ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। लेकिन जब उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त हो, मान लीजिए अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, अब उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में कार्य करना चाहिए, उस समय उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त हो, तो उस समय अगर पद रिक्त है तो राज्यपाल जिसे नियुक्त करेंगे वो अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। राज्यपाल है दोस्तों, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल पद रिक्त के संबंध में है, अगर अनुपस्थित आता है तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा। पद रिक्त के संबंध में अध्यक्ष के पद पर उपाध्यक्ष बैठेगा, लेकिन अगर उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है तो राज्यपाल जिसे नियुक्त करेगा वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। लेकिन अगर अनुपस्थिति के संदर्भ में पद त्याग कर दिया है, पद से हटाया जाना है, पद रिक्त होना है, अनुपस्थित मतलब एब्सेंट है, किसी कारणवश तबीयत खराब हो गई, शादी में चले गए या कुछ और बात हो गई। ठीक है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है, मतलब सदन के सदस्य हैं, एब्सेंट हैं, तो विधानसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये चीज ध्यान देनी है। मतलब अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, लेकिन अनुपस्थिति के संदर्भ में अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, तो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों के द्वारा आधारित किया जाएगा। मतलब विधानसभा अध्यक्ष को नियुक्त करती है, विधानसभा अध्यक्ष का चयन करती है अनुपस्थिति के संदर्भ में। ठीक है, लेकिन पद रिक्त के संबंध में राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक, ध्यान देना है। ऐसे ही विधान परिषद के बारे में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें विधान परिषद के भी बारे में आ जाएंगी। ठीक, अब देखिए, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प अगर लिया गया है, उनको हटाए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है, तो उस समय वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, मतलब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में वो कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर वो उस समय पीठासीन अधिकारी नहीं है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो निर्णायक मत भी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर वो निर्णायक मत उस समय देंगे, मान लीजिए बराबर बराबर आ गया कि इनको पद से हटाया जाए या इनको पद से ना हटाया जाए, दोनों मत बराबर बराबर हैं, अब उनको जो है निर्णायक मत देने का अधिकार है, तो कह देंगे भैया हमको तो पद पे बना रहने दिया जाए, है कि नहीं, वो निर्णायक मत दे देंगे। इसीलिए जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प पेश होता है तो वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं, और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं तो मत बराबर की स्थिति में निर्णायक मत भी नहीं देने पाएंगे, है कि नहीं। ये चीज ध्यान देनी, मतलब इनको सदस्य के रूप में उस समय प्रथम मत देने का अधिकार होगा। ठीक है, प्रथम मत उस समय ये दे पाएंगे, ना कि मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको हटाने का संकल्प प्रस्तावित है तो कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, सदन में बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करेंगे और निर्णायक मत नहीं देंगे। ये कॉमन सेंस होगा, आप लोग भी समझ रहे होंगे इस चीज को। ठीक है, अब ये विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आ गया। अब हम देखते हैं विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। सेम चीजें हैं दोस्तों, सेम जैसे विधानसभा में वैसे विधान परिषद में। ठीक है, अब देखिए
विधान परिषद अपने ही सदस्यों में से, ठीक है, अपने सदस्यों में से, मतलब प्रत्येक राज्य की विधान परिषद अपने सदस्य में से एक सभापति चुनती है, एक उपसभापति चुनती है। इसका मतलब यह हुआ कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति वही होगा जो उस समय विधान परिषद का सदस्य होता है। लेकिन यहां पर एक चीज राज्यसभा से रिलेट करते हैं। राज्यसभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, मतलब राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति होता है। और किस पद पर रहने के कारण पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति के पद पर रहने के कारण पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। यहां से अंतर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ाई होती है लिंक करके। ठीक है, पता चला यहां एक चीज पढ़ लिए, हमको पता चला बहुत सारी कोचिंगों में या बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं जैसे राज्यसभा का ऐसे ही विधान परिषद का है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हर चीज को हम पढ़ा रहे हैं, हर चीज को हम यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं। ठीक है, जहां जहां अंतर है इसीलिए साथ में लेके चल रहे हैं। भाग 5, भाग 6, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, संसद, ठीक है, सब चीजें एक साथ ले चल रहे हैं। और यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा भी एक साथ लेके चल रहे हैं, अनुच्छेद एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, ताकि जितने भी कंफ्यूजन हो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए, तो विधान परिषद अपने ही सदस्यों में से एक सभापति चुनती है और एक उपसभापति चुनती है। ठीक है, लेकिन अगर सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो विधान परिषद ही अन्य सदस्यों को सभापति या उपसभापति के रूप में चुनती है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए पद रिक्त है, यहां भी पद रिक्त है। ठीक है, अब देखिए पद रिक्त के संबंध में विधान परिषद आती है। ठीक है, वहां विधानसभा आई थी। ठीक, अभी आगे भी मिलेगा ये चीज। अब देखिए, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना एक चीज हो गई, पद त्याग होना दूसरी चीज हो गई, पद से हटाया जाना तीसरी चीज हो गई। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब देखते हैं पद रिक्त होना, मतलब उनका पद रिक्त कब होगा? जब वो सभापति या उपसभापति विधान परिषद का सदस्य नहीं रहते हैं तो वो अपना पद रिक्त कर देते हैं। ठीक है, पद रिक्त के संबंध में ये चीज ध्यान देनी है, मतलब वो सभापति या उपसभापति के पद पर तभी तक रह सकते हैं जब वो उस सदन के सदस्य रहते हैं। ठीक है, जब तक रहेंगे तब तक वो सभापति उपसभापति के पद पर रहेंगे। ठीक, पद त्याग होना, कोई भी पद त्याग कर सकता है, तो सभापति उपसभापति को त्याग पत्र दे सकते हैं और उपसभापति सभापति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए अगला पद से हटाया जाना, मतलब यहां पर तो जब सदस्य नहीं रहते हैं सदन के, यहां तो अपने मन से कर रहे हैं। यहां जब पद से हटाया जाता है इनको, मतलब उनका मन नहीं है, मतलब सदन का मन है इनको पद से हटाया जाए, तो विधान परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प होना चाहिए। मतलब तत्कालीन समस्त सदस्य वही चीज आ जाएगी। मतलब अगर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और 100 सदस्य इस समय हैं, तो 100 सदस्यों के ही तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के द्वारा, मतलब 50 वोट उनको कम से कम मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, अब ये चीज हो गई। अब अगर इनका पद रिक्त है, अगर सभापति का पद रिक्त है तो उपसभापति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। लेकिन अगर उपसभापति का भी पद रिक्त है तो ऊपर देख चुके थे, राज्यपाल जी से नियुक्त करेंगे, अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब ये तो हो गया 3 चीजें। अब अगर अनुपस्थित है, मतलब एब्सेंट है, मतलब तबीयत खराब है या शादी में गए हैं या कोई और काम है, उस संबंध में अनुपस्थित है, तो अगर विधान परिषद की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति है तो उस समय उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और अगर उपसभापति भी अनुपस्थित हैं तो विधान परिषद प्रक्रिया के नियमों के द्वारा अवधारित करती है कि कौन विधान परिषद के सभापति के रूप में कार्य करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है। तो मतलब पद रिक्त के संबंध में, पद त्याग के संबंध में, पद से हटाया जाना और अनुपस्थिति के संबंध में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ध्यान देना है। अब देखते हैं, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो वो पीठासीन नहीं होंगे, और जब वो पीठासीन नहीं होंगे तो प्रथम मत देने के अधिकारी होंगे लेकिन निर्णायक मत देने के अधिकारी नहीं होंगे। मत बराबर की दिशा में निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। और सभा में बोलने के लिए, सभा में कार्यवाही के लिए सब में इनको समान अधिकार प्राप्त होंगे अन्य सदस्यों की भांति। लेकिन वो उस समय विधान परिषद के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। और जब विधान परिषद के उपसभापति और विधान परिषद के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो निर्णायक मत देने के अधिकारी भी नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं वेतन और भत्ते। ये देखते हैं वेतन भत्ते और ये देखते हैं सदस्यों का शपथ। ठीक है, मतलब वेतन भत्ते, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ता विधानमंडल कानून के माध्यम से निर्धारित करता है
और वेतन भत्ते दोस्तों दूसरी अनुसूची में है। कल ही बता चुके थे कि वेतन भत्ता दूसरी अनुसूची में है और शपथ दोस्तों तीसरी अनुसूची में है। और इन लोगों को शपथ कौन दिलाता है? इन लोगों को शपथ राज्यपाल के समक्ष शपथ दिलाया जाता है या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष इनको शपथ दिलाया जाता है। ध्यान देना है, ठीक है। वेतन भत्ता दूसरी अनुसूची में है, शपथ तीसरी अनुसूची में। हम लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, वेतन भत्ता पहले में है कि बाद में शपथ है, ठीक है, या शपथ पहले है वेतन भत्ते बाद में है। तो ध्यान देना है, नेता नगरी है, अपना अपना हित देखते हैं लोग, है कि नहीं, ये चीज ध्यान देनी है। तो अपना पैसा पहले देख लिए वेतन भत्ता, और शपथ कर्तव्य तो बाद में देखा जाएगा, है कि नहीं, ये चीज ध्यान देनी है। मतलब दोस्तों अगर भारत देश में किसी भी देश के अगर राजनेता ईमानदार हो गए तो समझ लीजिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये भारत भूमि जो है स्वर्ग से भी महान हो जाएगा, ठीक है। जिस किसी भी देश के राजनेता अगर ईमानदार हो गए वो देश स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा मुफ्त हो जाएगी, चिकित्सा मुफ्त हो जाएगी, हर चीज आपको मुफ्त मिलेगी और A1 क्वालिटी की मिलेगी, ठीक है। इतना पैसा है भारत देश में, अगर नेता ईमानदार हो गए ना बहुत चीजें हो जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी सुख सुविधाएं हो जाएंगी, ठीक। अब देखते हैं हम लोग विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा दोस्तों अनुच्छेद 210 में है। इसी के साथ एक चीज और बताते हैं, जब संसद पढ़ रहे थे तो संसद में नहीं बताए थे कि संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, क्योंकि इस समय बताना था इसलिए उस समय नहीं बताए थे, ठीक है। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा अनुच्छेद 120 में है। अच्छा, 210 और 120 में 90 का अंतर है। कल तो सारे अंतर 89 के पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब जैसे देखिए राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में है, राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। चाहे 210 को पलट दीजिए 21 को पलट दीजिए 12 आ जाएगा, चाहे इधर 12 को पलट दीजिए 21 आ जाएगा, और चाहे इधर भी अंतर ले लीजिए तो 90 का अंतर आएगा, ठीक है। और देखिए यहां पर एक चीज और अभी बताते पूरा, अनुच्छेद 202 और अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण है, मतलब केंद्र का बजट है, और 202 में राज्य का बजट है, और इन दोनों में अंतर 90 का है। कल तो अंतर सारे 89 के पढ़ रहे थे, तो ये ध्यान देना है 200 के बाद जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं अगर वो संघ में भी वही प्रावधान है और राज्य में भी वही प्रावधान है तो 90 का अंतर आ जाता है, और इसके पहले शेष में लगभग 90% से ज्यादा 89 का अंतर आता है। और जितना आपको याद करना होगा उतने में 89 का अंतर होगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं, ये चीज ध्यान देनी। सब चीज देखिए, एक चीज आपके सामने पोस्टमार्टम करके रख दी है, ठीक है। लोग परेशान हो जाते हैं, इसी में याद नहीं होता है उनको, ठीक। अब ध्यान देना है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 210 में है। अब देखिए भाग 17 पढ़ते हैं हम लोग। भाग 17 में राजभाषा है, और उस राजभाषा भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 348 के तहत उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा और संसद विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है। अब ध्यान देना है कि विधानमंडल का कार्य उस राज्य की राजभाषा, चाहे जो हो राज्य की राजभाषा, या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, हिंदी है और उर्दू है, ठीक है, और उत्तराखंड की राजभाषा क्या है, संस्कृत है और हिंदी है। तो वहां की जो राज्य की राजभाषा होगी, जो विधानमंडल का कार्य होगा, वो या तो राजभाषा में होगा या हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अब जैसे नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, तो वहां का कार्य या तो अंग्रेजी में होगा या तो हिंदी में होगा, वहां और या तो वहां की राजभाषा ही अंग्रेजी है, ठीक है। तो ये चीज समझनी है। तो किसी भी राज्य विधानमंडल का जो कार्य होता है वो उसकी राजभाषा में होता है या हिंदी या अंग्रेजी में होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और विधानसभा का अध्यक्ष, अब याद ध्यान देना है, ये तो हो गई राजभाषा, हिंदी और अंग्रेजी हो गई। अब मान लीजिए कोई विधानमंडल का सदस्य है जो ना तो उस राज्य की राजभाषा जानता है, ना तो हम संस्कृत जानते हैं, ना तो हम उर्दू जानते हैं, ना हम हिंदी, ना हम अंग्रेजी, हम तो जानते हैं अवधी। तो उस समय विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी भी सदस्य को उसको अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए सदन में अनुमति दे सकता है। यही चीज यहां भी है और यही चीज संसद में भी है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अभी संसद का भी देख लेंगे, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। मतलब अगर हम अवधी जानते हैं तो ये अवधी में बोलने का अधिकार कौन देगा, या तो विधानसभा का अध्यक्ष देगा या विधान परिषद का सभापति देगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का अधिकार दे सकता है, ठीक। अब हम देख लेते हैं अगला, विधानमंडल में चर्चा पर रोक, अनुच्छेद 211। अनुच्छेद इसका नहीं याद करना है, लेकिन ये बता दें अनुच्छेद 211 में अगर हम 90 हटाते हैं तो क्या आ जाता है, 21 में से 9 गए
112, तो 121 आ जाता है। तो अनुच्छेद 121 में क्या है, संसद में चर्चा पर रोक। और किसकी चर्चा पर रोक, और इन दोनों में अंतर 90 का है। और किसकी चर्चा पर रोक, विधानमंडल में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कार्य के किए गए आचरण के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, ध्यान देना, मतलब उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के उसके कर्तव्य के निर्वहन के समय किए गए आचरण के विषय में विधानमंडल और संसद में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, जब अनुच्छेद 211 आ जाएगा तो विधानमंडल में किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी, और चर्चा केवल और केवल हो सकती है तो संसद में हो सकती है। और संसद में चर्चा भी केवल तब कब होगी, जब उनको पद से हटाने का प्रस्ताव पास किया जाए। ठीक है, तब हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। ठीक, ध्यान देना है। अब इधर देखना, अनुच्छेद 212। अनुच्छेद 212 में न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना। मतलब न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही का जांच नहीं कर रहा है इधर, और ऊपर जो है विधानमंडल में न्यायाधीश के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। ये चीज हम ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, कोरिलेट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही अगर अनुच्छेद 212 में 90 घटा दिए तो क्या जाएगा, अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 में क्या आ जाता है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों के मामले में दखलंदाजी ना करना दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब जैसे अभी हम लोग ऊपर देखे थे विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ऐसे ही देख लेते हैं संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 120 में है। अनुच्छेद 120 में 90 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 210। 210 क्या है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, या 12 को पलट देंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज है भाग 17 और अनुच्छेद 348 के तहत क्या है, संसद का कार्य। अब संसद का कार्य है तो विधानमंडल का कार्य जैसे राजभाषा में होता था, तो संसद का कार्य राजभाषा में तो होगा नहीं। तो संसद का कार्य किस में होगा, हिंदी में हो सकता है या अंग्रेजी में हो सकता है। ठीक है, और अगर किसी भी सदस्य को ना तो हिंदी बोलना आ रहा है ना अंग्रेजी बोलना आ रहा है, तो किस भाषा का प्रयोग करता है, तो वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। और इसकी इजाजत कौन देता है, अगर लोकसभा में बोल रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा को संबोधित कर रहा है तो राज्यसभा के सभापति उसको अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की आज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब हम लोगों को देखना है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हो गई। संसद में चर्चा पर रोक, जैसे विधानमंडल में चर्चा पर रोक था वैसे ही संसद में चर्चा पर रोक अनुच्छेद 121 में है। और विधानमंडल में चर्चा पर रोक किसमें है, इसी को पलट देंगे 211 हो जाता है। ठीक है, या इसमें से 90 घटा देंगे या 90 जोड़ देंगे तो 211 या 121 हो जाएगा। ठीक है, अब संसद में चर्चा पर रोक, किसकी चर्चा पर रोक, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान आचरण किए गए विषय के संबंध में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। और चर्चा केवल तभी हो सकती है संसद में जब न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया शामिल हो दोस्तों। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जब न्यायाधीशों को हटाने का संकल्प प्रस्तावित किया जाएगा तभी संसद में न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध जो है चर्चा हो सकती है। ठीक है, और असमर्थता और कदाचार के आधार पर न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और अनुच्छेद 122 क्या कहता है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का सेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था और उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पढ़ाई कैसे की जाती है, कैसे लिंक किया जाता है चीजों को, कैसे लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में चीजों को रखे जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सेशन को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आता होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं होती है। तो दोस्तों आज राज्य विधानमंडल हम लोगों का समाप्त हो गया है। कल से पढ़ेंगे हम लोग उच्च न्यायालय और उसके बाद की क्लास होगी अधीनस्थ न्यायालय की। मिलते हैं अगले सेशन में उच्च न्यायालय के साथ। जय हिंद, जय भारत।